हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। बेस्ट स्टडी बॉय सुशील सर चैनल पर आप सभी को स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10वीं का एनसीईआरटी भूगोल। और एनसीईआरटी भूगोल में हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 4 पढ़ेंगे वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। तो संसाधन का मतलब अगर नहीं समझे हैं, यदि इससे पहले वाले वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाएं और प्ले लिस्ट पर क्रमवार अध्ययन कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम टॉपिक के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो यह सत्य है कि आग पर नियंत्रण मानव सभ्यता का एक महान आविष्कार था। हम यह जानते हैं, यह सत्य है कि आग पर जब नियंत्रण किया गया तो मानव सभ्यता मतलब जानते हैं एक परंपरा। तो सभ्यता का एक मानव सभ्यता का एक महान आविष्कार माना गया, मानव सभ्यता का। किंतु इस महान आविष्कार ने विनाश का इतिश्री भी किया, और ये महान आविष्कार जो किया ये विनाश का भी कगार पर किया। और इसकी सबसे पहली आहुति वन्य एवं वन्य प्राणी को हुआ। और ये महान आग का आविष्कार जब किया तो इसमें सबसे अधिक विनाश किया गया। तो विनाश कौन चीज़ हुआ? तो इसमें वन्य और वन्य प्राणी का विनाश हुआ। जब पके हुए मांस का रसा स्वाद हुआ तब वन्य प्राणी का आखेट एवं पकाने का और उसको भूनने के लिए ईंधन का संसाधन के रूप में वनों के लकड़ी का उपयोग के आम बात हो गई। मतलब जब मनुष्य जब पके हुए मांस का स्वाद जब रसाबाद हुआ, स्वाद का जब लिया, तब मनुष्य से अधिक वन्य प्राणी का शिकार करने लगा। और वन्य प्राणी का शिकार करने के साथ साथ जो वनस्पति है उसको वनस्पति को लकड़ी का उपयोग में जलावन के रूप में करने लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वन्य एवं वन्य प्राणी मानव जीवन के एक प्रमुख जो है हमसफ़र हैं। हमसफ़र उसे कहते हैं जो साथ निभाते हैं, उसी को हमसफ़र कहते हैं। अब कभी कभी आप गाना में सुने होंगे जो कहा जाता है ओ मेरे हमसफ़र। मेरे हमसफ़र कहने का मतलब ये हुआ जो वो ज़िंदगी भर जो साथ रहता है उसी को हमसफ़र कहते हैं। तो वन्य एवं वन्य प्राणी जो है ये मानव जीवन का एक हमसफ़र है। ये साथ चलने वाले जो है उसी को हमसफ़र कहते हैं। यह वन्य पृथ्वी के लिए सुरक्षा का कवच है। कवच उसे कहते हैं जो एकदम हमारे शरीर को रक्षा करते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए, अगर कवच पहन लेते हैं, कवच मतलब आप जानते होंगे कि अगर हम मान लिया जाए अगर कवच पहन लेते हैं, कवच पहन लेंगे तो हमारे शरीर पर जितने भी अगर किसी भी प्रकार के प्रहार होगा तो ये हमारे कवच रक्षा करेगा उससे। तो पृथ्वी वन्य जो है पृथ्वी का एक कवच के रूप में है। यह केवल संसाधन ही नहीं बल्कि पारिस्थितिक तंत्र का भी एक निर्माण करता है। ये संसाधन नहीं है। अब बोलिएगा सर संसाधन क्या है? तो संसाधन वो चीज़ है जो मनुष्य को आवश्यकता का पूर्ति करते हैं, उसी को संसाधन कहते हैं। तो यह वन्य और वन्य जीव संसाधन ही नहीं, यह पारिस्थितिक तंत्र का भी एक निर्माण करता है। अब बोलिएगा सर ये पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र उस तंत्र को कहते हैं जो हमारे एक चैन के माध्यम से, हमारी ये पृथ्वी जो है एक चैन के माध्यम से चल रहा है। चैन का मतलब आप समझते हैं, चैन का मतलब क्या होता है? तो जिस प्रकार आप समझते हैं ये क्या है, ये घास है। घास को कौन खाता है? घास को टिड्ढा खाता है, एक टिड्ढा। और टिड्ढा को कौन खाता है? टिड्ढा को बेंग खाता है। एक टिड्ढा को कौन खाया? बेंग खाया। और बेंग को कौन खाया? सर्प खाया। बेंग को कौन खाया? सर्प खाया। और सर्प को कौन खाया? सर्प को जो है, सर्प को चील खाता है। तो ये एक प्रकार का चैन का माध्यम है। अगर मान लिया जाए यहाँ पर अगर हम घास को हटा देंगे, तो टिड्ढा बचेगा? नहीं बचेगा। टिड्ढा नहीं बचेगा तो टिड्ढा को खाने वाला वो बचेगा? नहीं बचेगा। अगर टिड्ढा नहीं बचेगा तो क्या टिड्ढा को खाने वाला बचेगा? नहीं बचेगा। और अगर हम बात किया जाए सांप को खाने बेंग नहीं बचेगा, तो बेंग नहीं बचेगा तो सर्प नहीं बचेगा। तो इसी प्रकार क्या है हमारे प्राकृतिक में हमारे जो पृथ्वी है ये पृथ्वी को विनाश हो जाएगा। तो पारिस्थितिक तंत्र का मतलब हुआ ये वन्य और वन्य जीव संसाधन है, ये बल्कि हमारे संसाधन ही नहीं है, ये पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। आप समझ चुके हैं कि ये पारिस्थितिक तंत्र क्या है। यदि आज पारिस्थितिक तंत्र नहीं होगा, अगर
मान लिया जाए पेड़ पौधा नहीं होगा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। कहीं न कहीं इसको हम क्या है, इससे हम जुड़े हुए हैं। तो ये इस प्रकार जो है जुड़े हुए हैं, इसी को हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। चलिए आगे की हम स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र एक जीवन का एक अहम भूमिका है। अभी हाल ही फिलहाल में आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया है, वहाँ पर अत्यधिक क्या हो गया है, चूहा का मात्रा बढ़ गया है। और चूहा का मात्रा बढ़ने के कारण क्या हुआ है, वहाँ पर लोगों को जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो पारिस्थितिक तंत्र के साथ छेड़छाड़ करना बहुत बड़ा गलत चीज़ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, महत्वपूर्ण घटक है। हमारे इससे अटूट संबंध है पेड़ पौधे से। वास्तव में वन्य प्रकृति का एक जो है अमूल्य अंग है। वास्तव में पेड़ पौधा जो है वास्तव में ये पेड़ पौधा जो है वन्य जो है ये प्रकृति का क्या है, अमूल्य अंग है। प्राकृतिक उसे कहते हैं जिसको ईश्वर ने प्रदान किया है, ईश्वर के द्वारा दिया गया है, उसी को प्राकृतिक कहते हैं। तो प्राकृतिक से क्या है, वन्य जो है एक प्रकृति का अमूल्य जो है वरदान है, वरदान के रूप में हम इसको देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इमेज वगैरह दिया गया है वन्य और वन्य जीव को दिया गया है। जैसे शेर है तो जीवों के विभिन्न जंगलों के शान यहाँ पर उपहार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके दृष्टि से हम कह सकते हैं जो यह दृष्टि से आरंभ से ही मानव इसके आंचल में उसको पोषित हो रहे हैं। और वन्य एवं वन्य प्राणी मानव जीवन के लिए एक पारिस्थिति उसको प्रतिस्थापित होने वाले संसाधन है। एक वन्य और वन्य प्राणी जो है मानव जीवन के लिए एक प्रतिस्थापित होने वाले संसाधन है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर मनुष्य जिंदा रहेगा तो ये पेड़ पौधा रहना अनिवार्य है। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो अगर ये जीव जंतु नहीं रहेगा तो हम लोग भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो अप्रत्यक्ष रूप से हो, किसी न किसी रूप से हमको क्या करते हैं, ये हमारे चयन को बरकरार रखते हैं, हमारे प्राकृतिक में हमारे बैलेंस बनाए रखते हैं, हमारे कल्चर में। तो हम ये कह सकते हैं यह इस जीव मंडल में सभी जीवों को संतुलन स्थिति में जीने के लिए अथवा जो है संतुलन पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण में सर्वोत्तम योगदान देते हैं। ये हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए, जो पर्यावरण संतुलन रहने के लिए पारिस्थितिक तंत्र को एक चयन को निर्माण करने के लिए सर्वाधिक योगदान है। किसको योगदान है, वन्य और वन्य प्राणी का योगदान है। क्योंकि सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत वनस्पति है। तो जितने भी जीव जंतु है उसको खाद्य ऊर्जा के लिए, जो हम लोग खाना पीना खाते हैं, खाद्य ऊर्जा के लिए प्रारंभिक स्रोत कौन सा है, वन्य जीव है। यदि आज पेड़ पौधा नहीं होगा तो हम लोग खाना पीना नहीं खा सकते हैं। अगर मान लिया जाए अगर भिंडी का पौधा नहीं होता तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग भिंडी खाएंगे नहीं खाएंगे। यदि मान लिया जाए हम लोग को चावल का पौधा नहीं होगा तो हम लोग चावल खाएंगे नहीं खाएंगे। तो ये जितने खाद्य पदार्थ खाद्य ऊर्जा है वो सब किस पर निर्भर है, ये सब जो है वन्य पर निर्भर है और वन्य पर निर्भर है। भारत में वन्य संसाधन का एक महत्वपूर्ण संसाधन कहा गया है। भारत में वन्य संसाधन को क्या कहा गया है, एक महत्वपूर्ण संसाधन कहा गया है। यहाँ के लोग आरंभ से ही वन्य प्रिय रहे हैं। मतलब भारत के लोग आरंभ से ही वन्य को क्या कहा है, इसको प्रिय माना गया है। और जिसका प्रमाण हमें धार्मिक ग्रंथों एवं लोक कथाओं से मिलता है। जिसका प्रमाण हम लोग किससे मिलते हैं, धार्मिक ग्रंथ और लोक कथा से मिलते हैं। किंतु वर्तमान समय में विकास की दौर में हमने अपने अतीत के सभी गौरवशाली परंपरा को नकार दिया है। लेकिन वर्तमान समय में हम लोग जितने भी अतीत मतलब पुराने चीज़ को, एकदम गौरवशाली चीज़ को, परंपरा को नकारते जा रहे हैं। आज अगर बात किया जाए सरकार जोर दे रहे हैं, हम लोग भी उतना जोर नहीं दे रहे हैं। आज हम लोग पेड़ पौधा जहाँ तहाँ होते हैं उसको हम क्या करते हैं, काट के हटा देते हैं। और ये जानते हैं हमारे पृथ्वी क्या होगा, अनबैलेंस हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पुराने जो गौरवशाली चीज़ था उस सब को हम धीरे धीरे भुलाते जा रहे हैं और नए रूप में जानते रह रहे हैं। आज मान लिया जाए यहाँ पर अगर सड़क बन रहा है और सड़क के किनारे अगर यहाँ पर एक पेड़ आ जाए तो सरकार हो या पब्लिक हो, इसको क्या किया जाएगा, इसको बोलेगा जो इसको हटा दिया जाए। तो चाहे जैसे भी हो इस गाछ को हटा दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि ये पेड़ है,
ये पेड़ पौधा है तो हम लोग हैं, यदि ये अगर पेड़ पौधा नहीं होता तो हम लोग नहीं होता, इतना नहीं जानते हैं। हम वन्य और वन्य प्राणी के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। आज के युग में, आज के समय में हम वन्य और वन्य प्राणी के महत्व को उतना नहीं समझ रहे हैं, लेकिन तेज़ी से संसाधन का विदोहन कर रहे हैं। विदोहन मतलब दुरुपयोग करना हुआ। तो तेज़ी से आज हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे को काट रहे हैं, विदोहन कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। और वस्तुतः हमें वन्य एवं वन्य जीव के संसाधन के संरक्षण देना चाहिए, लेकिन हम लोग को क्या है, एक अनिवार्य है जब वन्य और वन्य जीव को संसाधन को एकदम महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। उसको जीव संसाधन को संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण मतलब उसको बचाना चाहिए। और पर्यावरण दिवस दिन 5 जून को हमेशा हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पेड़ पौधा लगाना चाहिए, ताकि हमारे प्राकृतिक क्या हो, अनबैलेंस नहीं हो, बैलेंस बिगड़े नहीं, इसमें लिए। तो चलिए हम आगे की टॉपिक को चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वन्य एवं वन्य जीव संसाधन के प्रकार का वितरण दिया गया है। वन्य और वन्य जीव संसाधन को प्रकार का वितरण किस प्रकार दिया गया है। तो वन्य एवं वन्य जीव संसाधन को प्रकार का वितरण, तो वन्य जो है, वन विस्तार के नज़रिए से भारत विश्व का 10वें स्थान पर है। तो बोलेगा वन्य विस्तार के नज़रिए से भारत विश्व का ... स्थान पर है। तो वहाँ पर आंसर में आप लोग क्या मारिएगा, 10वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है, 10वें स्थान पर वन्य और वन्य जीव संसाधन के रूप में देखा गया है। यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ से करीब 68 करोड़ हेक्टेयर पर भूमि पर क्या हुआ है, भूमि पर वन का विस्तार हुआ है। कितना करोड़ हेक्टेयर पर, 68 करोड़ हेक्टेयर पर वन का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। रूस में अगर बात करेंगे, रूस में हम बात करेंगे, रूस में यहाँ पर आप देख सकते हैं, रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र यहाँ पर है। यहाँ पर कितना है, रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर वन है, और जो कि विश्व में प्रथम है। पूरे विश्व में अगर बात करेंगे रूस को तो प्रथम स्थान पर है। ब्राज़ील में बात करेंगे, ब्राज़ील देश है, तो यहाँ पर 478 करोड़ हेक्टेयर पर वन है। कहाँ पर, ब्राज़ील में। कनाडा देश है, कनाडा हम बात करेंगे तो 310 करोड़ हेक्टेयर पर वन है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे तो 303 करोड़ हेक्टेयर पर क्या है, करोड़ पर वन है। चीन में बात करेंगे तो 197 करोड़ हेक्टेयर पर वन है। ऑस्ट्रेलिया में बात करेंगे 164 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर वन है। कांगो में बात करेंगे तो 134 करोड़ हेक्टेयर पर वन है। इंडोनेशिया में बात करेंगे 78 करोड़ हेक्टेयर पर वन है। पेरू में बात करेंगे तो 69 करोड़ हेक्टेयर पर वन है। अलग अलग देश में वन को दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं FAO के अनुसार फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में 4 अरब हेक्टेयर वन का विस्तार था। पूरे विश्व में 4 अरब हेक्टेयर वन का क्या था, विस्तार था, जो 1963 में जो है घन में अगर चले आएंगे तो 1963 ईस्वी में घटकर कितना चले आया है, घटकर चले आया है 3.8 अरब हेक्टेयर जो हो गया है। और 1990 में ये 3.4 अरब हेक्टेयर वन का क्षेत्र बच गया है। किंतु 2005 में इसमें कुछ सुधार आया है और स्थिति में लगभग 1948 ईस्वी के समय हो गई है। अर्थात कुल वन का क्षेत्र का बात करेंगे तो 3.952 अरब हेक्टेयर वन हो गया है। और जो विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% है। भारत में अगर 2001 में पूरे 2001 में 19.27% जो है भौगोलिक क्षेत्र का वन का फैलाव हुआ था। लेकिन वन संरक्षण के अनुसार 20.55% भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार हो गई है। IRSP 6 संसाधन उपग्रह लिंक के सुदूर संवेदनशील को क्षेत्र में हम रिमोट स्टैंडिंग के जिसमें स्कैनर के जो है
के 7 कैमरे लगे हुए हैं और इसमें की गई है। और इसमें इमेजिनरी के में से भारत वन का वास्तविक स्थिति में जानने के बहुत सहायता इसमें क्या किया सहायता प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वें रिपोर्ट के अनुसार 2005 में 10वें रिपोर्ट के अनुसार 2005 के अनुसार देश में 67.71 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.60% है। भारत में वनों का विस्तार एक समान नहीं है और यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य में मध्य प्रदेश वनों का दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है। अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश कौन राज्य है, तो मध्य प्रदेश वनों का दृष्टि से काफ़ी समृद्धि है, काफ़ी शक्तिशाली वन के दृष्टि से है वन यहाँ पर। किंतु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे आगे है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी क्या है सबसे आगे है। यहाँ पर भी क्या मिलता है वन अधिक मिलता है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे 90.3% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विकसित है और वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का 5 वर्गों में रखा गया है। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वृक्ष को कितने वर्गों में रखा गया है 5 वर्ग में रखा गया है। तो पहला यहाँ पर देख सकते हैं अत्यधिक सघन वन। अत्यधिक सघन वन का मतलब हुआ जो बहुत नज़दीकी वन पाया जाता है। जैसे ये मान लीजिए क्षेत्र है तो नज़दीक सटा करके अगर वन रहता है तो उसी को हम क्या कहते हैं अत्यधिक सघन वन। तो इसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व 70% से अधिक है। कहाँ पर अत्यधिक सघन वन में। उसके बाद सघन वन में क्या है कुल भौगोलिक क्षेत्र के वृक्षों का घनत्व 40 से 70% है। उसके बाद खुले वन में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनों का घनत्व 10 से कितना प्रतिशत 10 से 40% है। उसके बाद झाड़िये वाले ये झाड़ी का अगर बात करेंगे तो झाड़िये वन और अन्य वन तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का वृक्षों का घनत्व का 10% जो है 10% से कम है। और मैंग्रोव वन का बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है उसके तटीय वन है। तो आज का वीडियो हम इतना ही पर एंड करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे जो अत्यधिक सघन वन का प्रकार 5 प्रकार के वन है। 5 प्रकार के बारे में हम अगले दिन मिलते हैं। तो आज के लिए जय हिंद जय भारत।